दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है और आइजैक न्यूटन ने किस प्रकार से इसकी खोज की है। इसके अलावा आप इस अध्याय में जानेंगे पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति किस प्रकार से होती है, द्रव्यमान क्या है, भार क्या होता है, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। इसके अलावा किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होता है, प्रणोद और दाब क्या होता है, तरल में दाब और उत्प्लावकता का नियम क्या है, साथ ही आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में भी आप जानेंगे। इसके अलावा आप जानेंगे आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है, आप जानते हैं और पिछले अध्यायों में आप पढ़ चुके हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वो पृथ्वी की ओर ही गिरती है। और हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर और चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजैक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी होता है और इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति कैसी होती है और किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे बदल जाता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या है। दोस्तों हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचता है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। देखिए गुरुत्वाकर्षण जब आप जानना समझना सोचते हैं या गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझना चाहते हैं तो इसमें आपको एक चीज़ ये है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आप जानते हैं चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है और जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वो कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचता है, फिर नीचे की ओर गिरने लगता है। और जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सेब उन पर गिरा और सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती है, क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है। उन्होंने ये अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है और उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता है वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है, इसलिए वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते हैं। चंद्रमा की गति को समझने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। देखिए पत्थर द्वारा नियत परिमाण के वेग से वृत्ताकार पथ में गति इस प्रकार से जो ये बालक कर रहा है एक डोरी में एक पत्थर का टुकड़ा लेकर, तो किस प्रकार से ये गति हो रही है। धागे को जब हम छोड़ देते हैं तो धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करता है और प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। वृत्तीय गति जब आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा है कि जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है और दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन और त्वरण भी शामिल होता है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है और जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील करता है वह बल केंद्र की ओर लगता है और इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं, यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है और यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होती है। वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या होती है, तो यहाँ देखिए वृत्त पे जो स्पर्श रेखा होती है वो ABC है और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है। वृत्त पर स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त के केवल एक बिंदु पर B पर टच करती है। दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति होती है वो गति अभिकेंद्र बल के कारण होती है। तो एक प्रश्न यहाँ से आपको मिल गया कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है अभिकेंद्र बल के कारण होता है और अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण
मिलता है। यदि ऐसा बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। दोस्तों, ये भी देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते? तो उसका भी कारण है। दोस्तों, गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन पृथ्वी सेब की ओर क्यों नहीं जाती है? तो गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण जो है वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य होता है। इसलिए हम पृथ्वी का सेब की ओर गति करते हुए नहीं देखते हैं। और इसी तर्क का विस्तार ये जानने के लिए किया जा सकता है कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है। तो इसका कारण भी यही है कि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा से बहुत अधिक है। हमारे सौर परिवार में या सोलर सिस्टम में सभी ग्रह जो होते हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की तरह तर्क करके हम ये कह सकते हैं कि सूर्य और अन्य ग्रहों के बीच एक बल तो विद्यमान है, लेकिन न्यूटन ने इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि दुनिया के या विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और वस्तुओं के बीच ये आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसी आधार पर गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को समझा जा सकता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोस्तों, विश्व का प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड को किसी एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। तो देखिए, F इज इक्वल टू कैपिटल G MM बाई डी स्क्वायर। तो किन्हीं दो एक समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित होता है। दोस्तों, आइजक न्यूटन के बारे में जान लेते हैं। हमने गुरुत्वाकर्षण की बात की, तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसको विस्तृत ढंग से प्रतिपादित किया है आइजक न्यूटन ने। इनका समय काल 1642 से 1727 रहा। इनका जन्म इंग्लैंड में ग्रेथम के निकट बुल्सथोर्पे में हुआ था, और विज्ञान के इतिहास में यह प्राय सबसे अधिक मौलिक और प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते हैं। वो एक निर्धन कृषक परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन खेती के काम में कुशल नहीं थे। 1661 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। सन 1665 में कैम्ब्रिज में प्लेग फैला और न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि इसी वर्ष तक उनके ऊपर सेब गिरने की घटना घटित हुई, और इस घटना को न्यूटन ने चंद्रमा को उसकी कक्षा में बनाए रखने वाले बल और गुरुत्व बल के बीच संबंध की संभावना की खोज करने के लिए प्रेरित किया, और इसी से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम खोज निकाला। और विशिष्ट या महत्वपूर्ण बात यह है कि उनसे पहले भी बहुत से महान वैज्ञानिक गुरुत्व बल के बारे में जानते थे, लेकिन वो उसके महत्व को समझने में असफल रहे थे। न्यूटन ने गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया, और उन्होंने प्रकाश और रंगों के सिद्धांतों पर कार्य किया। उन्होंने खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना की। न्यूटन एक महान गणितज्ञ भी थे। उन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज की, जिसको कलन या कैलकुलस कहा जाता है। इसका प्रयोग उन्होंने ये सिद्ध करने के लिए किया कि किसी एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर स्थित वस्तुओं के लिए गोले का व्यवहार इस प्रकार होता है जैसे कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित हो। न्यूटन ने अपने गति के 3 नियम और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से भौतिक विज्ञान के ढांचे को बदल दिया, और 17वीं शताब्दी की प्रमुख वैज्ञानिक क्रांति के रूप में न्यूटन ने कापरनिकस, कैपलर, गैलीलियो और अन्य के योगदान को अपने कार्यों के साथ एक नए शक्तिशाली संश्लेषण के रूप में मिश्रित किया। यह एक विशिष्ट बात है कि उस समय तक गुरुत्वीय सिद्धांत का सत्यापन नहीं हो सका था, फिर भी इसकी सत्यता के बारे में कोई संदेह नहीं था। इसका कारण था कि न्यूटन का सिद्धांत ठोस वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित था और गणित से उसकी पुष्टि भी की गई थी। इससे ये सिद्धांत सरल और परिष्कृत हो गया था। ये विशेषताएं आज भी किसी अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए अपेक्षित हैं। दोस्तों, न्यूटन ने व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुमान कैसे लगाया? तो ग्रहों की गति के अध्ययन में सदैव ही हमारी गहरी रुचि रही है। 16वीं शताब्दी तक अनेक खगोलविदों ने ग्रहों की गति से संबंधित बहुत से आंकड़े एकत्रित कर लिए थे। जोहान्स केपलर ने इन आंकड़ों के आधार पर 3 नियम व्युत्पन्न किए थे। इन्हें केपलर के नियम कहा जाता है।
केपलर के ग्रहों की गति से संबंधित पहला नियम ये था कि प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के फोकस पर होता है, जैसा कि आगे चित्र में दिखाया गया है। और सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार देखा जाए तो जो किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करने के लिए लगा समय होता है वो बराबर होता है, क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है। तीसरा नियम ये है कि सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होता है और ये स्थिरांक होता है। तो केपलर के जो नियम थे उनके आधार पर भी न्यूटन की खोजों को विशेष बल मिला। ये जानना महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए केपलर कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सके और न्यूटन ने ये दिखाया कि ग्रहों की गति का कारण गुरुत्वाकर्षण का वो बल होता है जो उन पर लगता है। न्यूटन ने केपलर के तीसरे नियम का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करने में किया और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घटता जाता है। एक सरल तर्क इस प्रकार है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार है और कक्षीय वेग v और ग्रह की कक्षा की त्रिज्या r है, स्मॉल r है, तो परिक्रमा करते हुए ग्रह पे लगने वाला बल F = b²/r होगा। और यहाँ पर सूत्रीय चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, केवल व्याख्या वाली चीज़ें लेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों सार्वत्रिक किन्हीं दो वस्तुओं के बीच हम जानते हैं कि आकर्षण विद्यमान होता है और अपने समीप बैठे मित्र के बीच लगने वाले इस बल के मान का अभिकलन कीजिए और हम ये भी जान सकते हैं कि हम इस बल का अनुभव क्यों नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हेनरी कैवेंडिश एक वैज्ञानिक रहे। उन्होंने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके कैपिटल G यानी सार्वत्रिक नियतांक जो है, जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक होता है, इसका मान 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर बताया है। दोस्तों सार्वत्रिक नियम का अभिप्राय क्या है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का मतलब ये होता है कि ये बल सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे ये वस्तुएं बड़ी हों या छोटी हों और चाहे कोई खगोली हो या पार्थिव, सभी वस्तुओं पर ये बल लागू होता है। व्युत्क्रम वर्ग क्या है? तो कैपिटल F और स्मॉल d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस कथन का अर्थ है कि यदि d को 6 से गुणा कर दिया जाए तो F का मान 36वां भाग रह जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है। आप जान गए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो किसी भी जगह दो पिंडों के बीच आकर्षण बल लगेगा और ये सार्वत्रिक नियम है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व ये है कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इनकी व्याख्या करता है। जैसे हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल जो है, इसका प्रमुख उपयोग है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति या सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति, ये सार्वत्रिक नियम के कुछ उपयोग हैं। दूसरी चीज़ आइए जानते हैं मुक्त पतन क्या होता है। दोस्तों मुक्त पतन जैसे एक पत्थर आप लेते हैं, उसको ऊपर की ओर फेंक देते हैं, एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच के वो नीचे गिरने लगता है। तो पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, हम जानते हैं, और पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इस बल के कारण गिरती हैं तो हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। और क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? दोस्तों गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है और जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। ये त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और गुरुत्वीय त्वरण को आप जानते हैं दोस्तों कि स्मॉल g से निरूपित किया जाता है और स्मॉल g का मात्रक वही होता है जो त्वरण का मात्रक है, यानी स्मॉल g का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। दोस्तों गति के दूसरे नियम से हम ये जानते हैं कि बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और किसी पत्थर का द्रव्यमान यदि स्मॉल m होता है तो हम ये जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है और इसे स्मॉल g से निर्दिष्ट करते हैं। इसलिए गुरुत्वीय बल का परिमाण
F द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, इसलिए बल बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो F इज इक्वल टू mg हो जाएगा। मान लीजिए पृथ्वी पर एक वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है और यहाँ पे d जो दूरी है पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होती है। तो इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या इसकी समीप रखी गई वस्तु के लिए क्या है, जो भी मान होता है वो इस प्रकार से देख सकते हैं कि पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। यहाँ से आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये मिला कि ध्रुवों पर जो स्मॉल जी है या गुरुत्वीय त्वरण का मान है अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। पृथ्वी की सतह या इसके पास स्मॉल जी के मान को लगभग स्थिर मानते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण समीकरण से ज्ञात किया जाता है। दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान को कैसे निकाला जाता है, तो आप यहाँ पर एक समीकरण का प्रयोग किया जाएगा जिसमें सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या, इन सब के आधार पर जब हम स्मॉल जी का मान कैलकुलेट करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आता है। तो याद रखिएगा स्मॉल जी का मान या गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। आइए जानते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति किस प्रकार से होती है। दोस्तों क्या सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, छोटी या बड़ी, किसी ऊंचाई से समान दर से गिरेंगी? इसके लिए आइए जानते हैं। दोस्तों मुक्त पतन में वस्तु जो है त्वरण का अनुभव करती है और वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला ये त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाहे हल्की, खोखली, भारी कोई भी वस्तु है, सभी वस्तुएं जो हैं वो एक ही दर पे गिरने चाहिए। एक कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया और अपने निष्कर्ष निकाले। दोस्तों पृथ्वी के निकट स्मॉल जी का मान स्थिर होता है, इसलिए एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण इसमें त्वरण ए के स्थान पर जी रखने पर मान्य होते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को गिराते हैं जब ऊंचाई से, तो उसमें हमको लगने वाला समय जो है वो एक समान होता है, ये आप समझ लीजिए। अब आइए जानते हैं द्रव्यमान या मास क्या होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है और आप ये भी जानते हैं कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या किसी बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है। तो द्रव्यमान का या मास का ये नियम है कि द्रव्यमान जो है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह पर स्थिर रहता है और उसका मान नहीं बदलता है। लेकिन भार क्या है? भार या वेट जो है दोस्तों, इसमें ये माना जाता है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और ये बल वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल m और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण या गुरुत्वीय त्वरण के कारण निर्भर करता है स्मॉल g पर। इसलिए किसी वस्तु का भार वो बल होता है जिसे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पर mg कोई वेट जो होता है किसी वस्तु का, उसको द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण के रूप में निरूपित करते हैं। दोस्तों वस्तु का भार एक बल होता है जिससे पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। इस भार का यासाई मात्रक वही होता है जो कि बल का मात्रक होता है, अर्थात न्यूटन। भार का मात्रक न्यूटन है। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। आगे आइए देखते हैं दोस्तों, किसी दिए हुए स्थान पर स्मॉल g का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m के समानुपाती होता है।
यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग करते हैं। और किसी वस्तु का द्रव्यमान आप जानते हैं कि प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी या अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है, लेकिन वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है। यानी किसी वस्तु का भार जो है उसके स्थान पर निर्भर करता है और ये परिवर्तनीय हो सकता है। आइए जानते हैं किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होगा। दोस्तों, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल होता है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल होता है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, इसलिए चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, चंद्रमा पर इसका भार जो है Wm है, तो चंद्रमा का द्रव्यमान mm है और इसकी त्रिज्या Rm है। मून, स्मॉल m को मून से निर्दिष्ट किया गया है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर ये हो जाएगा कि जो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार है, देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार 1.67 होगा। 1.67। तो इस आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी वस्तु पृथ्वी पर जिसका भार जितना है उसका 1/6 हिस्सा जो है चंद्रमा पर होगा। यानी कोई वस्तु अगर जो 100 केजी की है या 600 केजी की है, पृथ्वी पर 600 केजी की है, तो चंद्रमा पर उसका भार केवल 100 केजी ही होगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों, प्रणोद और दाब क्या होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से कैसे दौड़ पाता है? सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है, एक सतत चेन पर क्यों टिका होता है? और किसी ट्रेन या बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं? काटने वाले औजारों की धार तेज क्यों होती है? दोस्तों, इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, इसमें शामिल परिघटनाओं को समझने के लिए आप एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल, प्रणोद बल और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब की अवधारणा समझना जरूरी है। प्रणोद और दाब को समझने के लिए कुछ स्थिति पर विचार करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए किसी कील को आप जब किसी बोर्ड में मतलब लगाते हैं तो उसे आपको अंगूठे से दबाना होता है। इस अवस्था में आप पिन के चपटे भाग के सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं और ये बल बोर्ड की सतह के लंबवत लगता है और ये बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल पर लगता है। और इसी तरह आप जब देखेंगे रेत पे खड़े होते हैं तो आपके पैर गहरे धंस जाते हैं। जब रेत पे लेटते हैं तो आपका शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसता है। दोनों अवस्थाओं में क्या अंतर है? दोनों अवस्थाओं में अंतर ये है कि रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार होता है और जब कम क्षेत्रफल, यानी जब हम खड़े होते हैं तो कम क्षेत्रफल से बल लगता है तो हम धंस जाते हैं, लेकिन जब हम लेट जाते हैं तो अधिक क्षेत्रफल हो जाता है जिससे कम बल लगता है। यहाँ बल रेत की सतह के लंबवत लग रहा है और किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद बल कहते हैं। जब आप शिथिल रेत पे खड़े होते हैं तो बल आपके शरीर का भार जो होता है पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है। जब आप लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर लगता है, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है। तो समान परिमाण के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है और इस स्थिति में प्रणोद समान है लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग होते हैं। इसलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर कि वो लगता है। दोस्तों, रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक होता है और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब जो है, दाब का मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और एक वैज्ञानिक हैं ब्लेस पास्कल, उसके सम्मान में दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहा जाता है, जिसे कैपिटल पी स्मॉल ए यानी PA से व्यक्त किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रफलों पर लगने वाले प्रणोद के प्रभाव को समझने के लिए एक उदाहरण से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, 1-2 गुटके दिए गए हैं। लकड़ी के गुटके द्वारा मेज पर लगने वाला दाब जब हम ज्ञात करते हैं
तो होता ये है कि जब हम कम क्षेत्रफल यानी उसको हम छोटे क्षेत्रफल पे कोई बल छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब अधिक होता है, और बड़े क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब कम होता है। और आप समझ गए होंगे कि इसी कारण से कीलों के सिरे नुकीले होते हैं, चाकू की धार तेज होती है और भवनों की नींव जो होती है वो चौड़ी होती है। प्रणोद और दाब के बाद आइए जानते हैं तरल में दाब। दोस्तों, सभी द्रव या गैसें तरल होती हैं। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। इसी प्रकार तरल में भी भार होता है और वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित होता है। उत्प्लावकता क्या होती है? दोस्तों, जब आप किसी तालाब में तैरते हैं तो स्वयं को कुछ हल्का अनुभव करते हैं। किसी कुएं से पानी खींचते समय आपने ये अनुभव किया होगा कि जब पानी से भरी बाल्टी कुएं में पानी से बाहर आती है तो वो भारी लगती है। दोस्तों, लोहे और स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता, लेकिन उतनी ही मात्रा का लोहा और स्टील यदि चादर के रूप में हो तो वो डूब जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको उत्प्लावकता समझना जरूरी है। उत्प्लावकता क्या है? दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसी बोतल पर नीचे की ओर लगता है। बोतल के नीचे की दिशा खिंचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है, इसलिए बोतल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। जब बोतल को पानी में डुबाते हैं तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल इसके भार से अधिक होता है, इसलिए छोड़ने पे ये ऊपर उठ जाती है। और किसी बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल के ऊपर की ओर लगने वाले बल को संतुलित करना पड़ेगा, और इसे नीचे की दिशा में लगने वाले एक बाहरी बल को लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। ये बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल और बोतल के भार के अंदर के बराबर होना चाहिए। दोस्तों, उत्प्लावन बल का जो परिमाण होता है या मात्रा होती है वो किसी तरल के घनत्व पर निर्भर करती है। प्रश्न ये उठता है कि पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों हैं? दोस्तों, जब हम एक कील को पानी में डालते हैं तो वो डूब जाती है। कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है। पानी कील पर उत्प्लावन बल लगाता है जो इसे ऊपर की दिशा में धकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक होता है, इसलिए कील डूब जाती है। लेकिन एक जलयान जो है वो नहीं डूबता है या कार्क तैरता रहता है, तो उसका कारण ये है कि घनत्व में अंतर। किसी पदार्थ का घनत्व या डेंसिटी जो होती है उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहा जाता है। कार्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। इसका अर्थ ये होता है कि कार्क पर पानी का उत्प्लावन बल कार्क के भार से अधिक होता है, इसलिए ये तैरता है। और लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम होता है, इसलिए वो डूब जाती है। इसी प्रकार यदि हम द्रव के घनत्व से कम घनत्व की कोई वस्तु जो हो वो द्रव पे तैरती है, लेकिन द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तु द्रव में डूब जाती है। दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। हवा में लटके पत्थर के टुकड़े के भार के कारण रबर की डोरी में प्रसार का परीक्षण कीजिए। यहाँ पर देखिए, और पत्थर को पानी में डुबोने पर डोरी के प्रसार में कमी आ जाती है। दोस्तों, पत्थर को धीरे धीरे पानी में जब नीचे ले जाते हैं तो डोरी की लंबाई या तुला के पाठ्यांक में भी कमी आती है, लेकिन जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। रबर की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में कोई वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है। जब हम पत्थर को पानी में डुबोते हैं तो इनकी लंबाई में कमी आ जाती है। इसका अर्थ है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है, इसके परिणाम स्वरूप रबर की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम हो जाता है, इसलिए उसकी लंबाई की वृद्धि में कमी आ जाती है। दोस्तों, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया जो बल है वो उत्प्लावन बल कहलाता है। और किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल कितना होता है? दोस्तों, किसी वस्तु पर जो है सभी तरल में समान होता है या अलग अलग होता है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वो ऊपर की ओर
की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। देखिए देखिए आर्किमिडीज के बारे में जानते हैं। ये एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जो उनके नाम से विख्यात है। उन्होंने ये सिद्धांत ये देखने के बाद खोजा था कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है। वे सड़कों पर यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागे, जिसका अर्थ है मैंने पा लिया है। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया था। उनके यांत्रिकी और ज्यामिति में किए गए कार्यों ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। उत्तोलक, घिरनी और पहिया की धुरी के विषय में उनके ज्ञान ने ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में बहुत सहायता की थी। अब आइए जानते हैं दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांतों का उपयोग या महत्व कहाँ है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग जलयान और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में, दुग्धमापी या लैक्टोमीटर में जो दूध में किसी नमूने में शुद्धता की जांच के लिए प्रयुक्त होता है, और हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व को मापने के लिए प्रयोग होता है, आर्किमिडीज के उत्प्लावन के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों अंत में आइए देखते हैं आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। दोस्तों आप जानते हैं किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है और विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान होता है। इसलिए किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लाक्षणिक गुण होता है। ये भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे सोने का घनत्व जो होता है 19,300 kg मीटर -3 होता है, जबकि पानी का 1000 किलोग्राम प्रति मीटर इस क्यूब है। किसी पदार्थ के जो है 19,300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और पानी का 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी किसी पदार्थ के नमूने का घनत्व उस पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किया जाता है। किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है, और किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व या पानी के घनत्व का अनुपात होता है। जैसे किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व बाई पानी का घनत्व होता है। आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, इसलिए आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। तो दोस्तों आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब आइए जानते हैं इस अध्याय का सारांश कि आपने इस अध्याय के अध्ययन से क्या सीखा। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वो विश्व में कहीं भी हो, और इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबद्ध न हो। पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता जाता है और यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर बदलता रहता है। दोस्तों गुरुत्वीय बल का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त की ओर घटता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, और किसी वस्तु का भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसके अलावा किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन उसका द्रव्यमान स्थिर होता है। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं, और जिस द्रव में वस्तुओं को डुबोया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती हैं, और यदि वस्तु का घनत्व डुबोए जाने वाले द्रव से अधिक है तो वो द्रव में डूब जाती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 10। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था गुरुत्वाकर्षण। इसमें आपने गुरुत्वाकर्षण के नियम, उत्प्लावन के नियम, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, इन सब के बारे में जाना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।